शङ्खं चक्रं जलौकाददद् अमृतघटं चारो अर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छतिवृद्ध्यां शुक्परिविलसन् मौलिम् अम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोजलाङ्गं कटितट्विलसन् चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगतवन् प्रौढदावा अग्नये नीलम्। ॐ धन्वन्तरये नमः। आज का हमारा ये 7वां लेक्चर और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर धनोत्रयोदशी को, धनतेरस को। इसलिए हमने वंदना में, प्रार्थना में भगवान धन्वंतरी को वंदन किया। तो आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी, इन्हें मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। और जो हमारा टॉपिक शुरू था उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम बात कर रहे थे एलोपैथी के जो मेडिसिन्स है उसके संबंध में। अभी बहुत बार स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर एलोपैथी के बारे में हम इतना क्यों समझना चाहते हैं, हम तो नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि अगर एलोपैथी ना होती तो एलोपैथी के बारे में हम पढ़ते भी नहीं थे, और होती लेकिन अगर लोग उस पैथी का इस्तेमाल अगर बहुत अधिक ना करते, या फिर जो सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो भी अगर एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल इतना ना करता लोगों के लिए, और मजबूर ना करता लोगों को कि आपको एलोपैथी दवाइयाँ खानी है, तो शायद हम एलोपैथी के बारे में इतना विचार नहीं रखते। अभी ये जो किताब आपका है, जो किताब मेरे हाथ में है, निसर्गोपचार पद्धति, डॉक्टर गाला का ये किताब है। तो इस किताब में ही कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है, और कंपैरेटिव स्टडी में इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी बताया गया है। निसर्गोपचार का महत्व क्या है, व्हाई नेचुरोपैथी, क्यों नेचुरोपैथी करें, क्यों आवश्यकता है नेचुरोपैथी की। तो इस संबंध में जब बात करते हैं तो एलोपैथी के मेडिसिन्स और उनकी जो चिकित्साएं है, उनके जो ट्रीटमेंट्स है, उसके ऊपर बात करना कंपलसरी हो जाता है। तो हम देख रहे थे दवाइयों के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है जैसे कि आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी दवाइयाँ दी जाती है, तो क्या नेचुरोपैथी आयुर्वेद और होम्योपैथ के ऊपर भी कुछ आक्षेप लेना चाहती है? तो ये बात आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो खासकर आयुर्वेद तो नेचुरोपैथी से बहुत ही मिला जुला है, और कहा भी जाता है कि विशुद्ध आयुर्वेद ही नेचुरोपैथी है। यानी जिस आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ नहीं दी जाती है, जिस ट्रीटमेंट में बहुत सी दवाइयाँ, खासकर जो भस्म होते हैं या फिर बहुत कुछ काढ़ा वगैरह बना के ऐसे नहीं दिया जाता है, और जैसे नीम के पत्ते हैं उसका जूस देना, या फिर कुछ पाउडर है उसका चूर्ण देना, ऐसा थोड़ा सा इसकी अनुमति भी नेचुरोपैथी में दी जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर नेचुरोपैथी के, उनमें एक असामंजस्य रहता है कि वो मुझे पूछते हैं क्या सर हम नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेद कर सकते हैं? तो इसका उत्तर मैं देता हूँ कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि विशुद्ध नेचुरोपैथी करने से बहुत सारे लोग कभी कभी वेट करते करते थक जाते हैं, और फिर उन्हें रिजल्ट जल्दी होना चाहिए, आवश्यक होता है उनको कि हमें रिजल्ट जल्दी मिले। तो खाली नेचुरोपैथी से रिजल्ट देना कभी कभी किसी किसी पेशेंट में, मैं हर बार तो नहीं कह सकता, वैसे तो नेचुरोपैथी से भी रिजल्ट फास्ट आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पंचविध कषाय कल्पना में जाना पड़ता है और वहाँ पर इस्तेमाल आयुर्वेद को करना पड़ता है। तो नेचुरोपैथी के बहुत ही करीब है आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी के और आयुर्वेद के सिद्धांत मिलते जुलते हैं, एक समान है।
जो नेचुरोपैथी के सिद्धांत है वो आयुर्वेद को मान्य है, और जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वो कुछ हद तक नेचुरोपैथी को भी मान्य है, वो एक्सेप्ट करती है नेचुरोपैथी। इसलिए आप प्रैक्टिस में अगर नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेद को करना चाहें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप बिल्कुल, बस खाली आपको आयुर्वेद का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो इस कारण मैं आपसे एक अनुमति भी, एक गुजारिश भी कर सकता हूँ, या आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिप्लोमा इन पंचकर्म को भी पढ़ाता हूँ और उसके वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हम आयुर्वेद का भी नॉलेज लें, तो जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है डॉक्टर भोंडे के नाम से, तो आप उसमें पंचकर्म में सर्च कर सकते हैं। या फिर और एक बात आप कर सकते हैं कि जो भी वीडियोस आप देखते हैं तो उस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो क्या होगा, इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस, जो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और आप जो भी वीडियो मैंने बनाया स्वास्थ्य के संबंध में, वैसे वो जो यूट्यूब चैनल बनाया है वो इसी कारणवश बनाया है ताकि नेचुरोपैथी आयुर्वेद के ऊपर, पंचकर्म के ऊपर मैं उसमें वीडियो डाल सकूं। और छोटे छोटे वीडियोस भी मैं बना रहा हूं, एक एक टॉपिक को लेकर, एक एक कंप्लेंट को लेकर मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो आपका आयुर्वेद का ज्ञान भी बढ़ेगा, और फिर नेचुरोपैथी के साथ साथ आप आयुर्वेद भी कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये था कि क्या नेचुरोपैथी को इन दो पैथियों से कोई शिकायत है। तो शिकायत इतनी ही है कि बस आप लंबे समय तक मेडिसिन ना खाएं। अब मैं भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं भी जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आयुर्वेद की दवा के साथ साथ आप परहेज कीजिए। आप परहेज करेंगे तो आपका खाना ही आपकी दवा बन जाएगा, फिर दवा आपको बंद करनी पड़ेगी। आपको लंबे समय तक या लाइफ लॉन्ग तक, यानी अधिक समय तक दवा नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें पथ्य मत बताओ, परहेज मत बताओ। हम लगे तो हम साल 2 साल 5 साल तक दवा खाने के लिए तैयार है, हम पैसे देने के लिए तैयार है। आश्चर्य की बात है कि आज पेशेंट दवा खाने के लिए तैयार है। वो बोलता है कि परहेज के बारे में मत बताओ, है ना, खाने में हम बहुत शौकीन हैं तो हम नहीं कर सकते परहेज, नमक कम नहीं कर सकते, ऑयल कम नहीं कर सकते, टेस्ट में फिर खट्टा या फिर ज़्यादा तीखा वो भी हम कम नहीं कर सकते। चाहे तो आप मेडिसिन बढ़ाओ, लेकिन उनसे मेरा एक अनुमोदन है कि भले ही मैं कुछ मेडिसिन आपको दूंगा तो आपको रिलीफ तो आएगा, लेकिन अगर आप पूरा ठीक होना चाहते हैं, तो परहेज तो आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर एक बड़ा सुंदर श्लोक भी आता है, पथ्य अस्ति गदार्थस्य किम औषध निषेव वनाय, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषध निषेव वनाय। अगर परहेज है तो दवा की क्या आवश्यकता, और परहेज नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता। जैसे परहेज है तो वो परहेज करने से ही ठीक होने वाला है, तो उस व्यक्ति को दवा की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता हो सकती है, पड़ेगी, लेकिन लंबे समय तक दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर परहेज नहीं है तो फिर दवा खा के वो क्या करेगा, है ना। दवा खाएगा और परहेज नहीं करेगा तो जब तक दवा है तब तक ठीक, और जब दवा बंद कर दी तो फिर प्रॉब्लम। एलोपैथी का सब ऐसे ही चालू है, देखो ऐसे ही चालू। इसलिए एलोपैथी की मेडिसिन लोग 5-5 साल, महीने, है ना, सालों तक खाते हैं, है ना। जिंदगी जब तक है तब तक खाते हैं, मरते भी है तो दवा खा के मरते हैं, है ना। गोली खा के ही वो प्राण छोड़ते हैं। तो एक बात तो थोड़ी सी ध्यान में लेनी पड़ेगी कि दवा स्वास्थ्य को पाने का एक माध्यम है, लेकिन अनेकों जो माध्यम बताए गए हैं उसमें से एक माध्यम है दवा। तो इसलिए खाली आप डिपेंड नहीं कर सकते कि मैं दवा से ही ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है, एक भ्रांति है
कि वो दवा से ठीक हो जाएंगे। दवा से बस खाली रिलीफ मिलता है, ठीक लगता है, कुछ संतुलन शरीर में हो जाता है। लेकिन अगर आप ठीक रहना चाहते हैं लंबे समय तक, जीवन के अंत तक, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो फिर आपको परहेज ही करना पड़ेगा। अब लोग परहेज से भी डरते हैं कि परहेज है ना, कि फिर ये खाने को नहीं मिलेगा, हम परहेज करेंगे तो हम बहुत सारा जो खाना है उससे हम वंचित हो जाएंगे, और फिर जीवन में करना ही क्या है, हमें तो जीवन में है ना खाना ही खाना है। अधिकतम लोगों की समझ ये है, अधिकतम लोग ये समझते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं बहुत कुछ खाऊं और खा खा के मरूं, है ना। लोगों को जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है कि हमें जीना क्यों है ना, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य है स्वास्थ्य को, सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य को, हमारे आरोग्य को संतुलित रखना, बरकरार रखना, निरोगी रहना। ये जीवन का पहला उद्देश्य है। आप भी जाने इस उद्देश्य को। जीवन का पहला उद्देश्य है निरोगी रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है, आरोग्यम इति मूलमुत्तमम कहा गया है। बाकी सब बातें बाद में, है ना, कुछ भी हो तो बाद में, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले होना चाहिए। ये जो चॉइस है स्वास्थ्य की, ये पहली होनी चाहिए। आयुर्वेद ने एक सूत्र भी बताया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम इति मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के चतुर्विध पुरुषार्थ है, लेकिन उन्हें पाने के लिए आयुर्वेद ने कहा है कि स्वास्थ्य ही मूल है। और वो जो स्वास्थ्य है वो कुछ हद तक आयुर्वेद की दवाइयों से भी मिलता है। इसलिए आयुर्वेद की दवाइयों को नेचुरोपैथी ना नहीं कहती है, लेकिन होम्योपैथ की दवाइयों को नेचुरोपैथी बिल्कुल ही ना कहती है। क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जो बड़ा है उसको और बढ़ाओ 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 और शरीर के बाहर निकाल के फेंक दो, जो कम है उसको और कम करो कम करो। तो ये जैसे सिमिलर सिद्धांत है। आयुर्वेद का जो है वो विपरीत सिद्धांत है, जो बड़ा है उसे घटाओ, जो कम है उसे बढ़ाओ। नेचुरोपैथी का भी यही सिद्धांत है, जो बड़ा है वो घटाओ और जो घटा है उसे बढ़ाओ। ये भी नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। लेकिन होम्योपैथी का सिद्धांत बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मैं ज़्यादा होम्योपैथी नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरा बोलना गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम दवाइयाँ खाना ही चाहते हैं, मैं तो कहूँगा मत खाओ, लेकिन दवाइयाँ खाना ही चाहते हैं तो एलोपैथी को छोड़कर, होम्योपैथी को छोड़कर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़कर, या फिर और बहुत सारी पैथियाँ हैं जो हमें उपचार के लिए सामने व्यवहार में दिखती है, लेकिन उन सभी को छोड़कर अगर आप दवाइयाँ खाना ही चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से आयुर्वेद को अपना सकते हैं। आगे मैं पढ़ता हूँ। रोग बरे करण्यासाठी प्राचीन काळी रोग्याला प्राण्याची विष्ठा, मुर्द्याचे चूर्ण, लाकडाचा भुसा, पालीची लाळ व रक्त, सुकवलेल्या सापांचा चुरा, पेडकांचे वीर्य, सरड्यांचे डोळे, गवताची मुळे, जनावरांची शिंग, प्राण्यांची चरबी इत्यादी पदार्थ औषध म्हणून देत असत, जुन्या ग्रंथात आढळते। आज आपल्याला जे अशास्त्रीय वाटते ते व ज्याला आपण वैद्यच औषध म्हणू, अशा या औषधांनीही रोग बरे होतच आहेत। म्हणजेच या सर्व प्रक्रियेला एकच कारण आहे व ते म्हणजे रोग निवारण। औषधामुळे नाही तर ही औषधे घेतली तरीही जीवनशक्तीची पुनरुत्ती झाल्याने रोग बरे होत असतात। ठीक है, अब ये थोड़ा सा थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे कि अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं किया जाता है आयुर्वेद में। कभी कभी लेखक जो है वो लिखने वाला अगर एक पैथी को ध्यान में लेकर अगर लिखता है तो थोड़ी सी गलती तो कर ही देता है। तो इसलिए दृष्टिकोण जो है वो सर्वांगीण होना चाहिए। सर्वांगीण दृष्टिकोण अगर रखेंगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। तो थोड़ा सा डॉक्टर गाला ने ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति यानी इसे अतिशयोक्ति भी नहीं बोल सकते, आयुर्वेद में है ऐसा कि आप हड्डियों का चूर्ण दे सकते हैं, है ना, नॉनवेज का कीमा बनाकर उसका सूप दे सकते हैं, हड्डियों का कीमा बनाकर उसका सूप दे सकते हैं, लेकिन किस चीज का बनाना चाहिए वो आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो जहरीले जो पदार्थ है, जैसे इन्होंने कहा है कि आप जो छिपकली होती है उसका भी खीमा बनाकर दे सकते हैं, उसकी भी चमड़ी आप खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने ऐसा नहीं कहा है। आयुर्वेद में है ऐसा
कि आप मांस का सेवन कर सकते हैं, अर्थात उपचार के स्तर पर। मैं तो इस बात को ही मानता हूँ। वैसे तो मांस का सेवन आयुर्वेद ने बोला ही है, लेकिन वो रूटीन में नहीं करना चाहिए। मांस का सेवन जो है वो अकॉर्डिंग दवा के स्तर पर करना चाहिए। अगर कोई कृश है तो उस व्यक्ति के लिए मांस रस निश्चित रूप से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नेचुरोपैथी हम पढ़ते हैं तो नेचुरोपैथी का पहला सिद्धांत है किसी की हिंसा न हो, अहिंसक तरीके से उपचार हो, तो ये बात अच्छी है। ठीक है। तो हाँ, चाइना में ऐसा है कि लोग कुछ भी खा जाते हैं वहाँ पर। आज भी आप अगर नेट पर सर्च करेंगे कि चाइना का डाइट क्या है, तो आप वो वहाँ पर फ्रॉक जो होते हैं, वो जिंदा फ्रॉक लाए जाते हैं, उनको काटा जाता है और फिर खाया जाता है। छिपकली को लाया जाता है ना? फिर गिरगिट को लाया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्राणी वहाँ पर खाए जाते हैं जो हम देखकर भी उनको डरते हैं, उनसे डरते हैं। तो ऐसे प्राणी वहाँ पर खाए जाते हैं। तो ये बात थोड़ी-सी अ, क्या बोलते हैं उसे, ओक साथ में भी कहा जा सकता है इस बात को। बहुत से लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कैसे कि वो लोग खाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि उन्हें तो होता है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं और थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो फिर वो बात ओक साथ में भी हो जाती है। जैसे कि विषपान जो लोग पूर्व में जैसे एक है ना, विषकन्या होती थी। विषकन्या होती थी तो उसे विष पिला-पिला कर उसके पूरे शरीर में विष फैलाया जाता था और वो उसे कुछ भी नहीं होता था। तो और जब उसका संबंध, उसका कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब किसी राजा के साथ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको मारना है ना? तो इसके साथ होता था, तो फिर वो व्यक्ति उसके संपर्क में आने से, उसके टच से ही वो मर जाता था। ऐसा हिस्ट्री में देखा जाता है। एक चंद्रकांता करके एक सीरियल आती थी, उसमें एक शिवदत्त करके जो एक पार्ट था, तो वो अपने जीभ पर, अपनी जिह्वा पर विषैले सर्पों को, साँपों को जैसे कटवाता था। वो साँप जो है, जीभ निकाल कर उसके ऊपर वो डंक मारने के लिए उस साँप को प्रेरित करता था। तब तक उसको चैन नहीं मिलती थी। तो ऐसा हो सकता है और इसे ओकसात में कहा जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति से सावधान ही रहना चाहिए। तो आगे मैं पढ़ता हूँ। एकमेकांशी सूत्रां संबंध नसलेल्या अशा औषधांनी एकच रोग बरा कसा होतो हाही एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. एकाच रोगावर देण्यात येणारी ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक व युनानी औषधे भिन्न प्रकारची म्हणजेच एकमेकांशी मुळीच साम्य नसलेली असतात, तरीही रोगांची लक्षणे नाहीशी होतात. याला तर्काशी सुसंगत असे एकच उत्तर संभावते. रोग औषधांनी बरा झाला नहीं तर जीवनशक्तीच्या सामर्थ्याने तो दूर झाला। अब ये सिद्धांत हमने पहले भी देखा है कि मेडिसिन शरीर के ऊपर एक्ट नहीं करती है, शरीर ही शरीर ही मेडिसिन के ऊपर एक्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अलग-अलग दवाइयों से अलग-अलग परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये बात पूरी सत्य भी नहीं है और ये बात पूरी झूठ भी नहीं है। अगर आप जमालगोटा दोगे तो आपको बहुत जुलाब लगेंगे। अगर आप हरी तकी हिरडा देंगे तो आपको इतना जुलाब नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेडिसिन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो भी ध्यान में लेना आवश्यक है। भले ही मैं ये समझता हूँ कि मेडिसिन इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर, है ना? जीवनीय शक्ति इज़ अ प्राइमरी फैक्टर। इफ़ेक्ट में जो परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें मेडिसिन इज़ अ सेकेंडरी फैक्टर। ऐसा होता है कि जिसकी आंतें अगर कड़क हो गई है, जीवनीय शक्ति अगर खत्म हो गई है, तो जमालगोटे से भी उसका पेट साफ नहीं होता है। तो फिर वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि जमालगोटा इतना पावरफुल होने के बाद में भी शरीर यानी मल जो है वो शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? तो फिर सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि परिणाम जो है वो मात्र दवा से नहीं आता है, जीवनीय शक्ति से ही आता है। तो पहले तो जीवनीय शक्ति के बारे में ही सोचना पड़ेगा। लेकिन जिसकी जीवनीय शक्ति अच्छी है, उस व्यक्ति को अगर हम कोई मेडिसिन्स देते हैं, तो फिर मेडिसिन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि मेडिसिन्स का परिणाम अच्छा आता है या नहीं आता है। तो ये बात आप थोड़ा-सा समझें इस बात को कि मेडिसिन जो है, वो सेकेंडरी फैक्टर है और जीवनीय शक्ति ही प्राइमरी फैक्टर है। आगे मैं पढ़ता हूँ।
औषधांबद्दल शेवटचा आक्षेप म्हणजे त्यासाठी होणारा खर्च. औषधांसाठी भरमसाठ खिशाला न परवडणारा खर्च केल्याने दैन्यावस्था झालेली अनेक कुटुंबे आढळतील. भारतासारख्या गरीब देशाला औषधांवर इतका भरमसाठ खर्च करणं परवडणार नहीं। तो अभी इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। तो जो एलोपैथी में मेडिसिन्स दिए जाते हैं, भले ही वो थोड़े से वर्तमान के लिए सस्ते ज़रूर लगे, लेकिन लंबे समय तक जब आप साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक और 10 साल तक जब मेडिसिन्स खाते हैं, उसका जो टोटल करेंगे, हॉस्पिटलाइज़ेशन का खर्चा अगर जोड़कर टोटल करेंगे, तो लाखों, कभी-कभी करोड़ों के ऊपर चला जाता है। तो हमें इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता होगी, जो चिकित्सा पद्धति एक तो थोड़ी सस्ती हो, महँगी भी हो। तो कम समय के लिए अगर हम मेडिसिन्स खाएँ, मान लो 3-6 महीने, साल के लिए अगर खाएँ तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उसमें हम थोड़ा-सा नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, तो ऐसी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए जिसके उपचार का खर्च भी कम हो और उपचार भी कम समय तक चले, या लंबे समय तक भी थोड़ा-सा उपचार चले तो उसका खर्च कम होना चाहिए, और ऐसी चिकित्सा पद्धति है नेचुरोपैथी। अब हम देखते हैं कि मुझे तो आश्चर्य हो जाता है कि लोग हेल्थ की पॉलिसी निकाल लेते हैं, हेल्थ की पॉलिसी। बाहर लोगों को बहुत ही आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हेल्थ की पॉलिसी निकाल लो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप मर जाओगे, है ना? आपको अगर हॉस्पिटल नहीं मिला तो आप मर जाओगे। मैं तो कहता हूँ कि जिनको हॉस्पिटल मिल जाता है वो लोग मर जाते हैं। जिन्हें हॉस्पिटल मिल जाता है वो लोग मर जाते हैं। जो बचने वाला जो व्यक्ति है, हाँ, थोड़ा-सा प्राइमरी कुछ एक सुविधा बिल्कुल ही मिलनी चाहिए। अगर थोड़ा-सा प्रकृति को सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हॉस्पिटलों में प्रकृति को सपोर्ट नहीं, बल्कि प्रकृति का जो सपोर्ट है वो छीना जाता है, और ऐसे हमें दिखाया जाता है कि देखो हमने तो इस वेंटिलेटर से या फिर ऑक्सीजन जो दे रहे हैं उससे ही पेशेंट जिंदा है। अगर पेशेंट को यहाँ ना लाया जाता तो पेशेंट मर जाता। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं एक्सीडेंट होने के बाद भी रोड पर 1-1, 2-2 दिन तक पड़े रहते हैं, फिर भी जिंदा बच जाते हैं, और बाद तीसरे दिन उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है। फिर टूटी-फूटी हड्डी है, ये वो जोड़ के फिर ऐसे दिखाया जाता है कि ये इसको अगर आप हॉस्पिटल में नहीं लाते तो ये मर जाता। लेकिन ये बात सच नहीं है ना? अगर हम हॉस्पिटल से ज़िंदा बाहर आते हैं तो उसमें प्राइमरी फैक्टर हमारा जीवनीय शक्ति ही रहती है। बहुत से आप क्रिटिकल हॉस्पिटल में जाकर देखो, जो लोग मर के बाहर आ जाते हैं, तो उसका एक कारण हॉस्पिटल भी होता है, उसका एक कारण ओवरडोज़ भी होता है मेडिसिन्स का, उसका एक कारण ये भी होता है कि हमने जो नेचुरल सपोर्ट है वो छीन लिए हैं और आर्टिफिशियल सपोर्ट डाल दिए हैं। इसके कारण भी वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये कहना थोड़ा-सा बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा कि हम प्राथमिक उपचार से या फिर कुछ जो मैनेजमेंट किया है उससे हम बचे हैं। हाँ, ये तो कंपैरेटिव स्टडी से ही पता चलता है। बहुत से, जैसे धरती पर बहुत से एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। अभी मुझे उस एरिया का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है कि एक हिस्सा धरती पर ऐसा है जहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है और एक भी हॉस्पिटल नहीं है। धरती का एक हिस्सा है ऐसा कि जहाँ पर एक भी दवाखाना नहीं है और एक भी हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ पर लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। वहाँ पर बीमारी लोगों को नहीं आती है, और आती भी है तो वो नेचर क्योर के माध्यम से ही, नेचुरोपैथी के माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं, है ना? वहाँ पर ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो दवाखाने आ गए हैं, खासकर एलोपैथी के, और हॉस्पिटल आ गए, उसके कारण से लोग बिंदास्त हो गए हैं, है ना? इतने बिंदास्त हो गए हैं कि खाने पीने में तो कुछ ध्यान में ही नहीं रखते। अभी देखो, आज दिवाली का पहला दिन है, अभी क्या क्या खाएंगे, है ना? क्या क्या बना के खाएंगे, सोच नहीं सकते आप उसके बारे में। तूफान, है ना? क्या तलेंगे और क्या खाएंगे, जैसे कि मान लो कि ये नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा ही। ये इतने लोग एडिक्ट हो जाते हैं खाने के प्रति, मैं क्या बोलूं आपको, यानी इतने खाने के प्रति लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि आधा जीवन तो सोचने में ही जाता है कि मैं क्या खाऊं, और आधा जीवन खाने में जाता है, तो पूरा जीवन उसका नष्ट हो जाता है ना? आप बाहर भी जाओगे तो इतने स्टॉल सज गए हैं
दिवाली में इतना कोरोना हो के भी कहाँ गया कोरोना और नियम उसके। आप अभी मार्केट में जाके देखो, अरे कितनी भीड़ है ना। इतनी भीड़ उभड़ के आई है कि जैसे कि लोगों ने गुस्सा निकाल दिया है कि हमें घर में रखा तो अब तो हम जाएंगे और है ना जाके हम मरेंगे, खा के मरेंगे, कुछ खरीद के मरेंगे। इतनी भीड़ है कि खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है ना। मनुष्य को पता ही नहीं है कि इन्हें बस लोगों को शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, बस शॉपिंग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा लग रहा है लोगों को। शॉपिंग नहीं करेंगे, कुछ वस्तु नहीं लाएंगे तो मर जाएंगे। इतने एडिक्ट और इतने पैनिक हो गए लोग कि बस पूछो मत। आप छोड़, आपका अगर मान लो कि खेड़ा भी है ना, आप ग्रामीण एरिया में भी रहते हैं तो वहां पर भी मार्केट इतनी तूफान सज गई है कि एकदम ऐसे जैसे कि कोई युद्ध चल रहा है ना। बेचने का और खरीदने का युद्ध चल रहा है। ठीक है, खाने की चीजों से लेकर कपड़ों तक और जूतों और चप्पल तक सब कुछ ये चल रहा है बाहर। ठीक है, अब है ना लोगों को ऐसे ही और ऐसे ही अब मैं बात कर रहा था कि हेल्थ की पॉलिसीज निकाली जाती है, लाखों की पॉलिसीज निकाली जाती हैं, और जब लोग बीमार पड़ जाते बोलते हाँ बहुत अच्छा हो गया कि हम बीमार पड़ गए, अच्छा हो गया कि हमने हेल्थ पॉलिसी निकाली, चलो अब हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत मेडिसिन खाएंगे क्योंकि तो हेल्थ पॉलिसी निकाली है ना, अब तो हमें कुछ भरना ही नहीं है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब जो है हमारी कंपनी कर लेंगी, आवश्यकता नहीं है फिर भी करो ऑपरेशन, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास, तो हमें तो देना ही नहीं है ना पैसा, हेल्थ पॉलिसी देंगी। अरे भाई एक बार सोचो, जो अत्याचार होगा वो आपके शरीर पर होगा, जो दवा आप खाएंगे आपका शरीर उससे दूषित हो जाएगा, जो ऑपरेशन से आपके शरीर का हिस्सा काटा जाएगा वो आपके शरीर का होगा। इसलिए भगवान ने जो दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, इसलिए उसे काटना है, फेंकना है तो 100 बार सोचिए, चाहे पैसा कोई भी दो, है ना। इनडायरेक्टली तो पैसा आपसे ही लिया गया है। वो हेल्थ पॉलिसी अगर निकालनी है तो नेचुरोपैथी को एडमिशन लो, नेचुरोपैथी के साधक बनो, उपासक बनो। लोग गलत तरीके से हेल्थ पॉलिसी निकालते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि यही हेल्थ पॉलिसी है ना। मुझे कोई पूछ, आज तक मैंने कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं निकाली है, मेरे पास है जैसे कि हफ्ता भरने के लिए पैसा है, लेकिन मैंने आज तक कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं निकाली है। मेरी हेल्थ पॉलिसी क्या है, मैं सुबह उठता हूँ, है ना, आंवले का रस पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, शहद पानी पीता हूँ, नींबू पानी पीता हूँ, यही मेरी हेल्थ पॉलिसी है। समय पर खाना खाता हूँ, है ना, समय पर खाना खाने से फिर समय पर शौच भी जाना पड़ता है तो जाता हूँ। ठीक है, फिर समय पर सोता हूँ, समय पर उठता हूँ, दिन में कभी नहीं सोता हूँ, चाय कभी नहीं पीता हूँ, ठीक है, कॉफी कभी नहीं पीता हूँ, दूध भी पीता हूँ तो रात को ही, क्योंकि जो नियम है पीने का उसके अनुसार ही पीता हूँ। दिनचर्या का मैं सेवन करता हूँ, अर्थात दिनचर्या को मैं फॉलो करता हूँ, ऋतुचर्या को मैं फॉलो करता हूँ, प्रकृति के अधिकतम नियमों को मैं समझता हूँ। मैं सुबह सुबह धूप शरीर पर लेता हूँ, मैं खुली हवा में जाता हूँ, सांस लेता हूँ, मिट्टी मैं शरीर पर लगाता हूँ, मैं योगाभ्यास करता हूँ, और खाना मैं पूरा पेट भर नहीं खाता हूँ। खाना खाते समय मैं मेरा पेट 1/4 25% मैं थोड़ा सा खुला रखता हूँ, है ना, खाली रखता हूँ। तो ये है हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी यही यही ओरिजिनल हेल्थ पॉलिसी है। आपको निकालनी है तो आप ऐसे ही हेल्थ को बचाएंगे और आगे चल के बड़े रोग नहीं होंगे। मैं खुद को एक आश्वस्त करता हूँ कि मुझे कभी हो सकता है कि कोई शिकायत हो, लेकिन मुझे बड़े रोग कभी नहीं होंगे। हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, पैरालिसिस कभी नहीं आएगा, आर्थराइटिस कभी नहीं होगा, मोटापा कभी नहीं होगा, डिप्रेशन कभी नहीं होगा। आज लोग इससे ही बीमार है, और क्यों है? क्योंकि उन्होंने हेल्थ पॉलिसी ऐसी निकाली है, वो तो गलत हेल्थ पॉलिसी है। क्या कैसी हेल्थ पॉलिसी? पहले मस्त मस्त खाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, और फिर बीमार पड़ के फिर वो जो हमने पैसा दिया है उसे वसूल करेंगे। अरे भाई ये ऐसे कैसे वसूल, इसको वसूल करना नहीं कहते हैं, अत्याचार कहते हैं इस बात को, है ना। और हेल्थ पॉलिसी वाले भी ऐसे ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि आप कल जाके मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे, आज ही निकाल लो, 1 करोड़ का बीमा निकाल लो, है ना। मैं तो कहता हूँ कि 25,000 खर्च करके 25,000 खर्च करके आप मात्र एडमिशन्स भी लेते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग की हेल्थ पॉलिसी हो जाएंगी।
और आपका पूरा पूरा परिवार आप 25,000 में बचा सकते हैं। एक व्यक्ति अगर नेचुरोपैथी का कोर्स कर लेता है ना, तो अगर 5 या 10 सदस्य घर में हैं, तो मात्र 25,000 से ही वो जो व्यक्ति है, वो स्टूडेंट जो है, अगर वो चाहे तो उपासक बने तो, नहीं तो फिर क्या है, सर्टिफिकेट लेगा, खुद भी कुछ नहीं करेगा। बहुत बार मैं लेक्चर लेता हूँ कि चाय बंद कर दो, है ना, मेरे स्टूडेंट उठ के बाहर जाते हैं, टपरी पर जाते हैं, बोलते दे रहे एक समोसा, रस्सा मार के, और ऊपर से फिर चाय भी पी जाते हैं। दे रहे एक कचौड़ी, रस्सा मार के, है ना, उसमें फिर क्या क्या एकदम तीखा वाला रस्सा डालेंगे और खाएंगे। मैं बोलता हूँ मौत क्यों खा रहे हो, खाना ही है तो अमृत खाओ, है ना। इतना सुन के भी स्टूडेंट जो है वो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। देखो, एडमिशन लेना एक बात है, कोर्स को पढ़ना एक बात है, और पढ़ने के बाद में उसे आचरण में लाना और एक बात हो जाती है। खाली कोर्स को एडमिशन ले लिया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ा आपने, आप स्वस्थ हो गए, ऐसी भी बात नहीं। जब तक आप पढ़ी हुई बात को आचरण में नहीं लाएंगे तब तक नहीं होगा ये, ठीक है। तो समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। और हेल्थ पॉलिसी आज तो मैंने समझाई, आप हर एक रिलेटिव्स को ये हेल्थ पॉलिसी समझाओ, ताकि वो ओरिजिनल हेल्थ पॉलिसी क्या है उस बात को समझे। ये पैसे वाली हेल्थ पॉलिसी कुछ काम में नहीं आएंगी। मैंने देखा है करोड़ों अब्जों की हेल्थ पॉलिसी जिन्होंने निकाली है, वो आयु के 50 में 60 में मर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैंने करोड़ों की हेल्थ पॉलिसी निकाली है तो मुझे डॉक्टर बचाएगा। आपको डॉक्टर नहीं बचाएगा। आपको अगर कोई बचा सकता है तो आप स्वयं है, और आप स्वयं ही आपको बचा सकते हैं, नेचुरोपैथी को फॉलो करके और कुछ जो विशुद्ध आयुर्वेद है उसे अपना के, ठीक है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति।